हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कंपटीशन क्रैकर्स में। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम, आइदर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी, किसी भी एग्जाम की, तो आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हमारे चैनल में इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलते रहेंगे। दोस्तों फिलहाल आज की जो हमारी वीडियो है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड दिस इज लेक्चर नंबर 28। ठीक है, लेक्चर नंबर 28 है हमारे ल्यूसेंट जीके की जो ज्योग्राफी पार्ट है उसका। ठीक है, तो ल्यूसेंट जीके की ज्योग्राफी का 20 आवर्स कोर्स हमने बनाया है, ये रेडी किया है। इसका ये लेक्चर नंबर 28 है, इन विच वी आर कवरिंग द फिजिकल ज्योग्राफी। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम अर्थक्वेक के बारे में। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 27 तक नहीं देखे हैं तो आप जाके आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां पर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। या इस वीडियो को एंड होने दीजिए और एंड स्क्रीन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सब्सक्राइब बटन में मिल जाएगा, चाहे तो आप डायरेक्ट चैनल को वहां पर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल याद दिला दूं मैं आपको लेक्चर नंबर 27 की। तो लेक्चर नंबर 27 में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द रॉक्स एंड देयर टाइप्स। ठीक है, रॉक्स और उनके प्रकार हमने देखे थे। उससे पहले लेक्चर नंबर 26 में आप जाएंगे तो हमने उसमें पढ़ा था दोस्तों क्रस्ट, मेंटल और कोर, जो कि बहुत ही मेन चीज थी। और इसी से रिलेटेड अब सारे के सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। और अगर आपके पास बुक है ल्यूसेंट की तो आप अपने सामने निकाल के बैठ जाइए और आप देखिए, आपको टॉपिक का नाम दिख रहा होगा अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज। ठीक है, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज, दिस इज द नेम ऑफ द टॉपिक। इसको निकाल के अपने सामने बैठ जाइए। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक को कवर करने वाले हैं। वॉल्केनोज के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और आखिर बुक में अर्थक्वेक और वॉल्केनोज इन दोनों को एक साथ पढ़ने को हमें क्यों दिया गया है, हमें एक सिंगल टॉपिक के रूप में अर्थक्वेक और वॉल्केनोज क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये चीज अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगी वीडियो में और आप चिल्ला के इसका जवाब दे देंगे। ठीक है, और मैं भी बता दूंगा कि आखिर क्यों अर्थक्वेक और वॉल्केनोज हमें साथ पढ़ने को दिया हुआ है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अर्थक्वेक क्या होती है। आप सभी लोग जानते हैं अर्थक्वेक मींस, जब अर्थक्वेक जिसको कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भूकंप। भूकंप यानी कि भू मीन्स भूमि, कंप मीन्स कंपन, यानी कि भूमि में होने वाली कंपन। और इंग्लिश में हम कहेंगे द सडन शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ की जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट मेंटल कोर हमने पढ़ा है। तो क्रस्ट मीन्स सबसे जो सरफेस वाला हिस्सा होता है, अराउंड 100 किलोमीटर तक अर्थ के नीचे तक का हिस्सा, वो वाला एरिया जब शेक करना शुरू हो जाता है, यानी कि कंपन करना शुरू हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। आपने बेशक अर्थक्वेक को देखा भी होगा, आप में से कुछ ने अर्थक्वेक को फील भी किया होगा अगर आपके वहां अर्थक्वेक आया है तो। ठीक है, तो इसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। अब जो अर्थक्वेक जब आता है ना दोस्तों, तो जो सरफेस होता है वो किस तरीके से एक्ट करता है, मे बी द सरफेस कैन मूव फॉरवर्ड या सरफेस बैकवर्ड। आपने देखा होगा कई कई बार क्या होता है, जैसे अर्थक्वेक आता है तो जो हमारे रोड्स होती हैं वो फट जाती हैं, इस तरीके से हो जाता है, एक रोड इस तरीके से बीच में फट जाती है। तो यहाँ पर ये एक रोड इधर को चलेगी, एक इधर को चलेगी, यानी कि एक सरफेस का एक पार्ट लेफ्ट की ओर चले गया, एक राइट की ओर चले गया, तो ये बैकवर्ड मूव हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर की तरफ को कुछ पार्ट मूव हो जाता है, कुछ पार्ट नीचे की तरफ को मूव हो जाता है। तो इस तरीके की गतिविधियां होती हैं सरफेस में अर्थक्वेक के कारण। ठीक है, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब अर्थक्वेक का आने का कारण पढ़ लेते हैं। पहले हम समझ लिए कि अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक होता है शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अब जान लेते हैं कि कारण क्या है, क्यों आखिर जो सरफेस है वो शेक करता है। इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा दोस्तों, जो अर्थ का क्रस्ट होता है, यानी कि अर्थ का जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है, सरफेस वाला पार्ट होता है, इट इज मेड अप ऑफ प्लेट्स ऑफ डिफरेंट साइज। वो किससे मिलके बना होता है, प्लेट्स से मिलके बना होता है। ठीक है, अब ये खाने वाली प्लेट की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम प्लेट्स की बात कर रहे हैं। ये आपको इस वाले डायग्राम में दिख जाएंगी। तो इस तरीके से जो पूरा का पूरा जो हमारी सरफेस है वो पूरा एक हिस्सा नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, बड़े बड़े पार्ट्स से मिलके या बड़े बड़े पार्ट्स के जुड़ने से जो है वो पूरा का पूरा हिस्सा बना हुआ है। जो आपने देख रहे होंगे, जैसे ये वाला हिस्सा है ऊपर वाले डायग्राम में, ये पूरा का पूरा अर्थ सरफेस है। लेकिन जो यहाँ पर ये रेड रेड कलर से आपको बाउंड्रीज दिख रही हैं, ये इस तरीके के डिफरेंट पार्ट ज्वाइन होके जो है ये पूरा का पूरा सरफेस को निर्माण करते हैं। तो ये जो ज्वाइन हुए डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े पार्ट्स हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्लेट्स कहते हैं। और अच्छी से आपको इस वाले फिगर में दिख जाएगा, ये देखिए नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, इस तरीके की प्लेट है।
और ये अफ्रीकन प्लेट है, ये एक अलग प्लेट है। और ये सब जब एडजॉइन होते हैं, कंबाइन होते हैं, इसी को हम ये किसका निर्माण करते हैं, क्रस्ट का या सरफेस का, अर्थ के सरफेस का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके की प्लेट्स होती हैं और ये प्लेट्स डिफरेंट डिफरेंट साइज की होती हैं। अब आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये प्लेट है डिफरेंट साइज की है, इधर की प्लेट डिफरेंट साइज है। ये अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट का साइज आप देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा अफ्रीकन प्लेट है। इंडिया की तरफ को आ जाएं तो यहाँ से लेके नीचे श्रीलंका पूरा कवर करते हुए, कुछ और भी छोटे छोटे आइलैंड कवर करते हुए, यहाँ पर हमारी ये इंडियन प्लेट है। इसका नाम याद रखना, इंडिया हमारा जो आता है वो इंडियन प्लेट में आता है। और कितना एरिया ये कवर करती है, श्रीलंका भी इंडियन प्लेट के अंदर आ रहा है, थोड़ा बहुत चाइना बॉर्डर तक इंडियन प्लेट के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे के कुछ आइलैंड्स जो हैं जैसे मेडागास्कर एक्सेट्रा, वो भी सारे के सारे इंडियन प्लेट में ही आएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई इंडियन प्लेट की बात। और अफ्रीकन प्लेट आप देख लीजिए, यहाँ तक अफ्रीकन प्लेट है और इस तरीके के साउथ अमेरिकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हैं जो कि आपस में ज्वाइन रहती हैं। ठीक है, अब मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट इज कॉल्ड टेक्टोनिज्म। अब जो ये प्लेट्स हैं देखो दोस्तों, आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। तो कभी कभी क्या होता है, इनमें जो है मूवमेंट होने लग जाता है, इन प्लेट्स में मूवमेंट होता है आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, मतलब कि ज़्यादा जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है। तो ये जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स में क्या होता है, हल्के फुल्के मूवमेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, हल्का फुल्का जो है वो प्लेट से खिसकती हैं या प्लेट्स में थोड़ा सा मूवमेंट हो जाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिज्म कहते हैं। ठीक है, प्लेट्स के मूवमेंट को क्या कहते हैं, टेक्टोनिज्म कहते हैं, इसको आप याद रखना। और दिस टेक्टोनिज्म कॉजेज अर्थक्वेक। ठीक है, और इसी से आता है दोस्तों अर्थक्वेक, यानी कि जब जो प्लेट्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट साइज की प्लेट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को जोड़ती हुई जो ये प्लेट्स हैं, जब ये हल्की बहुत भी मोशन करती हैं, मूवमेंट करती है, अपनी जगह से डिस्प्लेस होती हैं थोड़ा बहुत भी, तो दिस कॉजेज द अर्थक्वेक। और ये मूवमेंट करने की इनकी जो ये टेंडेंसी है, इसको हम कहते हैं टेक्टोनिज्म। ऑलराइट, तो अब मूवमेंट करी तो इससे क्या होता है, मूवमेंट, अब प्लेट्स मूवमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो सरफेस होगा दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं सेक कर जाएगा और अर्थक्वेक आता है आपका। अब वो किस तरीके से सेक करता है वो चीज अभी हम समझेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक की को कहते हैं सिस्मोलॉजी। ठीक है, तो जब हम अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिस्मोलॉजी। और अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम रिक्टर स्केल एज वेल एज मेर्केली स्केल दोनों का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज आप याद रखना कि स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को हम क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। और रिक्टर स्केल और मेर्केली स्केल दोनों का प्रयोग होता है फॉर मेजरिंग द मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। रिक्टर स्केल तो आपने बहुतों ने सुना होगा, लेकिन जो ये मेर्केली स्केल या मेर्केली स्केल है, इसका भी प्रयोग अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए होता है। ये चीज आप याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट कभी कभार पूछ लेता है। अब थोड़ा बहुत चलते हैं, हमने बात तो कर ली, यहाँ पर मैंने कहा कि जो प्लेट्स होती हैं, इस वाले पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया कि प्लेट्स आपस में क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं, प्लेट्स हल्का बहुत मूवमेंट करती है। अब उसी मूवमेंट से क्रिएट होता है क्या, सिस्मिक वेव्स। अब मूवमेंट करेंगी, अब कहीं पर भी मूवमेंट होगा, किसी दो चीजों के बीच अगर मूवमेंट होगा तो कहीं ना कहीं एनर्जी जनरेट होगी। अब इसमें जो एनर्जी जनरेट होती है प्लेट्स के मूवमेंट्स में, वो एनर्जी वेव्स की फॉर्म में बाहर आती है और उन्हीं वेव्स को कहा जाता है सिस्मिक वेव्स। अब इस वेव्स को समझते हैं। ठीक है, दीज वेव्स ओरिजिनेट ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। अब जैसे हमने यहां पर देखा, ये इंडियन प्लेट है, ठीक है, ये अरेबियन प्लेट है। अब मान लो अरेबियन प्लेट और इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट थोड़ा सा ऊपर की तरफ को हल्का सा बहुत कम खिसकती हैं, ये बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है और उसके वजह से बहुत ज्यादा भूकंप हमें महसूस होता है। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए इंडियन प्लेट्स थोड़ी सी खिसक गई तो कहीं ना कहीं दोनों प्रभाव पड़ेगा, अरेबियन प्लेट और इंडियन प्लेट्स दोनों में प्रभाव पड़ेगा और एक एनर्जी वहां पर क्रिएट होगी। ठीक है, उनके खिसकने से क्या होगी या उनके डिस्प्लेस होने से एक एनर्जी क्रिएट होगी और वो एनर्जी एज अ फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रांसफर करेगी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी क्या करती है, ट्रांसफर करती है, तो एनर्जी एज अ वेव ट्रांसपोर्ट यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेगी या ट्रांसफर करेगी। ऑलराइट, सो दीज वेव्स ओरिजिनेट ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। A place from where seismic waves originate is called focus of earthquake। अब ऐसा पॉइंट दोस्तों जहां पर से
ये वेव्स ओरिजिनेट होंगी, मैंने क्या कहा, वेव्स कैसे ओरिजिनेट होंगी, ये हमने डिस्कस कर दिया कि वेव्स ओरिजिनेट होंगी जब मोशन होगा टेक्टोनिक प्लेट। जैसे मान लो एक टेक्टोनिक प्लेट इस प्रकार से है, यहाँ पर ये दूसरी टेक्टोनिक प्लेट है, ये मोशन हो गया आपस में, तो इस वाले पॉइंट में क्या होगा, इस वाले पॉइंट में एक एनर्जी क्रिएट होगी और ये वेव्स के फॉर्म में इस तरीके से फैलती जाएगी। अब ये जहां पर से जो पॉइंट है जहां पर एनर्जी क्रिएट हुई, ठीक है, मूवमेंट के कारण, उसी पॉइंट को जो है फोकस कहा जाता है। और अब फोकस यहाँ पर है तो यहीं पर एनर्जी क्रिएट हुई होगी, तो अब यहाँ से जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, वेव्स के फॉर्म में ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो प्लेस फ्रॉम वेयर द सिस्मिक वेव ओरिजिनेट इज कॉल्ड एज द फोकस ऑफ अर्थक्वेक। तो सिस्मिक वेव्स ओरिजिनेट कहां से होंगी, जहां पर एनर्जी डेवलप होगी, तो यही जहां पर एनर्जी डेवलप होती है इसको ही फोकस कहते हैं। और जो सिस्मिक वेव्स होती हैं वो फोकस से ही ओरिजिनेट होके स्प्रेड होती जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फोकस, और ये किस तरीके से जो है ये फैलती जा रही है, ये यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर आगे तक जाती जा रही है। अब जितना दूर तक जाएगी, अब इंटेंसिटी, अब एनर्जी यहाँ पर है, मेन एनर्जी जो डेवलप हुई है वो फोकस पे डेवलप हुई है। अब एनर्जी धीरे धीरे आगे को ट्रांसफर करती जा रहे हैं हम, ठीक है, एनर्जी एज अ फॉर्म ऑफ वेव ट्रांसफर होती जा रही है। तो अब जितना दूर की वेव होगी, जैसे मान लो ये वाली वेव है, आपको दिख रही है, एक वेव यहां तक पहुंची हुई है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, इसकी इंटेंसिटी कम होगी। क्यों, क्योंकि ये फोकस से क्या है, दूर है, मेन पॉइंट ऑफ एनर्जी तो यहां पर है ना। अब जितना दूर जाएंगे तो उतनी एनर्जी क्या होगी, लॉस होती जाएगी। तो हम देखेंगे कि फोकस के पास पास जितनी भी वेव्स हैं, जैसे ये वाली वेव्स हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी या बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, और जो दूर हैं वेव्स उनमें क्या होगी, एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो पॉइंट ऑन सरफेस क्लोजेस्ट टू फोकस एपिसेंटर। अब एपिसेंटर क्या होता है दोस्तों, अब हमने देख दिया फोकस। अब फोकस कहां पर होगा दोस्तों, देखो एक तो हमारा सबसे पहले हो गया ये अर्थ का हमारा सरफेस हो गया, ये अर्थ का सरफेस हो गया। अर्थ के सरफेस के नीचे, सरफेस के नीचे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इस तरीके से प्लेट्स हैं, देख लिया हमने, प्लेट से भी समझ लिया। अब प्लेट्स खिसक रही हैं तो जैसे एनर्जी बनेगी यहाँ पर, ठीक है, इतने नीचे पर एनर्जी, दूसरी पेन का इस्तेमाल करके बताते हैं, ठीक है, थोड़ा कलर को बदल देते हैं, ये हरी पेन से मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सपोज एनर्जी क्रिएट हुई, अब वो एनर्जी क्रिएट होगी और एज अ फॉर्म ऑफ वेव्स इस तरीके से ट्रेवल करेगी, राइट। तो अब ऐसा पॉइंट, अब ये एनर्जी तो क्रिएट हुई है नीचे क्रस्ट में, लेकिन जो अर्थ के सरफेस में पॉइंट होगा, जो सबसे कम डिस्टेंस पे होगा इस फोकस के, उसको क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। अब यहां पर आप देखो ये फोकस है, ये जमीन के इतने नीचे क्रिएट हुआ है फोकस, तो जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स होंगी वहां पर ये होगा। लेकिन सरफेस में अगर आप जाएं तो सरफेस में ऐसा पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस सबसे कम है, ये देखिए इतनी डिस्टेंस है, तो इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। सो द पॉइंट ऑन सरफेस विच इज क्लोजेस्ट टू फोकस इज कॉल्ड एज एपिसेंटर। अब मान लो ये वाला पॉइंट आप देखेंगे, अब इस वाले पॉइंट को जैसे ही मैं फोकस से मिलाऊंगा तो देखिए डिस्टेंस बढ़ गई, और ऐसे ही यहां पर वाले पॉइंट को मिलाऊंगा तो और ज्यादा डिस्टेंस बढ़ गई। तो आप देखेंगे सबसे कम डिस्टेंस में ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और जो सबसे कम डिस्टेंस में जो पॉइंट होता है अर्थ के सरफेस में, उसको ही क्या कहा जाता है, एपिसेंटर कहा जाता है। आई होप चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अपने डेली वाली इंक पे आ जाते हैं। अब बात करते हैं सिस्मिक वेव्स आर रिकॉर्डेड इन सीस्मोग्राफ। अब सिस्मिक वेव्स को किस में रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों, सीस्मोग्राफ में रिकॉर्ड करते हैं। अब मैं एक बार आपको चीजें क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड ए सीस्मोलॉजी। अब इसका मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी मेजर करते हैं इन रिक्टर स्केल और मेर्केली या मेर्सेली स्केल में। और जो सिस्मिक वेव्स जो क्रिएट होती हैं बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स, और फोकस से जो सिस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं हम सिस्मोग्राफ में। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हैं, इनमें कंफ्यूजन मत होना। बेसिकली जो कंफ्यूजन होता है सिस्मोलॉजी और सिस्मोग्राफ में होता है। सिस्मोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, और सिस्मिक वेव्स जिसमें रिकॉर्ड करते हैं उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। अब जो ये सिस्मिक वेव्स हैं दोस्तों, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये वेव्स इस तरीके से ट्रेवल कर रही हैं, जो ये येलो लाइन में बनाई येलो ये वेव्स हैं, ये इस तरीके से ट्रेवल कर रही हैं। तो ये सिस्मिक वेव्स भी तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है दोस्तों प्राइमरी वेव्स, दूसरा टाइप होता है इसका सेकेंडरी वेव्स, और तीसरा होता है सरफेस और लॉन्ग वेव्स। ठीक है, सरफेस या लॉन्ग वेव्स उसको हम कहते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी वेव्स। तो प्राइमरी वेव्स दोस्तों ऐसी वेव्स होती हैं जो क्रस्ट के अंदर ही
ट्रेवल करती हैं। अब क्रस्ट के अंदर ही ट्रेवल करती हैं, मतलब कि जैसे आप यहाँ पर ये वाली वेव्स देख सकते हैं, ये सरफेस तक नहीं पहुंचेंगी प्राइमरी वेव्स से, ठीक है। और प्राइमरी वेव्स अब देखो, जब अर्थक्वेक आता है तो जो मेन भूकंप हमें जो फील होता है वो होता है बिकॉज ऑफ सरफेस के मोशन के कारण या सरफेस के सेक होने के कारण। अब ये प्राइमरी वेव्स होती हैं वो सरफेस तक पहुंचती ही नहीं है, वो बिल्कुल नीचे क्रस्ट या मेंटल की तरफ को मूव करती हैं ये, ठीक है। क्रस्ट या मेंटल में होंगी नीचे की तरफ को, सरफेस तक ये वेव्स नहीं पहुंचती हैं। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी वेव्स की। सेकेंडरी वेव्स दोस्तों ऐसी वेव्स होती हैं जो कि हॉरिजॉन्टली इस तरीके से जो है वो स्प्रेड होंगी, इस तरीके से स्प्रेड होंगी, और कहीं कहीं कभी कभार हल्का सा सरफेस में आके एक स्मॉल पॉइंट में या छोटी सी जगह पे जो है वो एक डिस्ट्रक्शन या एक सेक क्रिएट करेंगी। अदरवाइज वो जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है वो ट्रेवल करेंगी इस तरीके से, इस दिशा में। अब बात कर देते हैं सरफेस और लॉन्ग वेव्स की। सरफेस और लॉन्ग वेव्स दोस्तों ऐसी वेव्स होती हैं जो डायरेक्ट सरफेस की तरफ को आती हैं इस तरीके से, ठीक है। जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो तो इस तरीके से जाती हैं, और कभी कभार जो है वो इस तरीके से सडन सेकिंग कहीं ना कहीं पॉइंट पे कर जाती हैं सरफेस के। बट जो सरफेस और लॉन्ग वेव्स होती हैं वो पूरी की पूरी अटैक करती है या पूरी की पूरी आती है टुवर्ड्स द सरफेस और सरफेस को सेक करती है। जो भी जितना भी आप देखेंगे अर्थक्वेक के कारण डिस्ट्रक्शन होता है, इट इज बिकॉज ऑफ सरफेस और लॉन्ग वेव्स। तो आपने समझ गए कि प्राइमरी वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो क्रस्ट में ही रहेंगी या मेंटल या कोर तक भी समटाइम्स पहुंच जाएंगी, बट सरफेस पे नहीं पहुंच पाती हैं। सेकेंडरी वेव्स होते हैं जो हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करेंगे, बट कभी कभार जो है वो सरफेस पे आ जाती हैं। सरफेस और लॉन्ग वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो कि पूरा का पूरा जो है अपना सरफेस की टुवर्ड्स मूव करती हैं, सरफेस की तरफ को मूव करती हैं एंड क्रिएट्स द सेक इन द सरफेस, राइट। और इसी के कारण जो है हमें हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है बिकॉज ऑफ सरफेस और लॉन्ग वेव्स या लव वेव्स भी इसको कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत हम अर्थक्वेक जोन इन इंडिया, ठीक है। पहले हमने फिजिकल ज्योग्राफी में देखा अर्थक्वेक की डेफिनेशन क्या होती है, फिर थोड़ा बहुत देखा कि अर्थक्वेक आता है तो एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी सिस्मिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि हमारे देश में क्या सिचुएशन है अर्थक्वेक की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हमारा देश लाई कर रहा है ये वाले वर्ल्ड मैप में, यहाँ पर ये है इंडिया, ये वाला, और ये जो इंडिया आ रहा है ये आप प्लेट देख सकते हैं ये वाली, और इस प्लेट का नाम क्या है दोस्तों, इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखो। अब चलते हैं इधर पर। तो दोस्तों क्या होता है, जो इंडियन प्लेट है दोस्तों, इंडियन प्लेट मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। जो इंडियन प्लेट है उसका जो मूवमेंट है वो है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो जब भी जो ये इंडियन प्लेट है और यहाँ पर ये अरेबियन प्लेट है, जब भी ये इंडियन प्लेट मूव करेगी ना दोस्तों, तो ऊपर की डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा, इस तरीके से मूव करेगी। बहुत ही कम मूव करती है, बट जब भी करेगी नीचे की डायरेक्शन में नहीं आएगी, साउथ की डायरेक्शन में नहीं आएगी, बल्कि नॉर्थ की डायरेक्शन में, यानी कि ये ऊपर की दिशा में जो है वो जाएगी। अब ये ऊपर की दिशा में जाती है तो जिस दिशा में मूव करेगी, जिस डायरेक्शन को मूव करेगी, वहीं जो है एनर्जी क्रिएट होगी, फोकस एपिसेंटर क्रिएट होंगे, और वहीं पर ही जो है वो अर्थक्वेक आएगा। तो आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं वो है हिमालयन वाले रीजन, ठीक है। तो जो हिमालयन माउंटेन वाले रीजन्स हैं दे आर मोर प्रोन टू अर्थक्वेक। क्यों ऐसा, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट मैंने दिखा दिया आपको, इंडियन प्लेट का मूवमेंट ऊपर की तरफ को यानी कि नॉर्थर्न डायरेक्शन में, और नॉर्थर्न डायरेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा हिमालय। तो ये है दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट जोन्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर से दिखाए गए हैं। देयर आर बेसिकली 4 जोन्स यहाँ पर हैं, ठीक है। 4 या 5 जोन्स यहाँ पर होते हैं दोस्तों, और फिलहाल जो जोन्स हैं वो उनको थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है। सेकंड जोन, थर्ड जोन, फोर्थ जोन और फिफ्थ जोन, इस तरीके के जोन डिवाइड कर दिए गए हैं। पहले एक फर्स्ट जोन भी हुआ करता था, जो ये जोन 1 जिसको हम कहते थे, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। तो अभी जोन 1 को जो है वो कंबाइन कर दिया गया है इन जोन 2। तो अभी जोन 1 आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें देख सकते हैं आप कि जोन 1 या जोन 2, जोन 3, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। ये इस तरीके के जोन होते हैं, ठीक है। अब जोन 2 की मैं बात करूं तो जोन 2 यहाँ पर आपको दिखाया गया है ये आसमानी कलर से, स्काई ब्लू कलर से, जोन फर्स्ट या जोन सेकंड आप जिसको हम कहेंगे कंबाइंड। जोन 3 आपको दिखाया गया है यहाँ पर ये येलो रंग से। जोन 4 आपको दिखाया गया है दोस्तों ये डार्क ब्राउन
रंग से आप देख सकते हैं, ये डार्क ब्राउन रंग से, और जोन 5 जिसको कि दिखाया गया है रेड रंग से। ठीक है, तो अब जितना ज्यादा जोन 5 में सबसे ज्यादा प्रोन होगा भूकंप आने के लिए। जोन 4 भी ज्यादा प्रोन रहता है, जोन 4 में भी भूकंप आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। जोन 3 और जोन 2 में कम संभावनाएं रहती हैं भूकंप के आने की। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इंडियन प्लेट तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ को मूव करती है, तो इसका मतलब जो नॉर्थन पार्ट होंगे वो कहीं ना कहीं आएंगे आपके जोन 4 और जोन 5 में। तो ऐसा ही होता है दोस्तों। तो हिमालयन रीजन सबसे ज्यादा प्रोन है ऑफ अर्थक्वेक, और इसी के चलते जो ये रेड यहाँ पर इस तरीके से है ना हिमाचल, अब यहाँ पर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर से जैसे जैसे आप आएंगे, ये पूरा का पूरा जो इतना क्षेत्र है यहाँ तक जो है वो पूरा का पूरा हिमालय है हमारा, द ग्रेट हिमालय जो माउंटेन है वो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर से आपके नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर असम, मेघालय, यहाँ तक पूरा का पूरा जो है वो हमारा हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट तक हमारा हिमालय फैला हुआ है, और यही हिस्से, यही रीजन सबसे ज्यादा जो है भूकंप के प्रोन है, भूकंप से प्रोन है, यानी कि यहाँ पर ही ज्यादा भूकंप आता है, और यही हिस्से जोन 4 और जोन 5 में ज्यादातर आपके रहते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा अगर आप समझ लेंगे तो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा पूरा का पूरा रेड कलर से यहाँ पर डिनोट किया गया है, दैट मीन्स इट कम्स अंडर जोन 5। सबसे ज्यादा चांसेस भूकंप आने की जोन 5 पे ही रहते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स जिनको हम कह सकते हैं, वो सारे के सारे आते हैं जोन 5 में, यानी कि सबसे ज्यादा प्रोन है वो भूकंप आने के। बात करते हैं कुछ अदर स्टेट्स की, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड वाला हिस्सा अगर हम देखें, थोड़ा बहुत यूपी का बॉर्डर हल्का सा, और कुछ ऐसे एरियाज जो हिमालयन रीजन्स में ही हैं वो जोन 4 में आते हैं, जैसे कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड कम्स अंडर जोन 4, और उत्तर प्रदेश का कुछ बॉर्डर लाइन का हिस्सा वो भी जोन 4 में आता है। ठीक है, तो नॉर्थन उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन होगा वो थोड़ा बहुत जोन 4 में आता है। बात कर लेते हैं जोन 3 की, तो जोन 3 आपको देखने को मिल जाएगा बिहार, उत्तर प्रदेश, मोस्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, बिहार वाला हिस्सा, आपका गुजरात वाला हिस्सा, थोड़ा महाराष्ट्र वाला हिस्सा, ये सारे के सारे आ जाते हैं जोन 3 में, जहां पर भूकंप आने की संभावना कम रहती है। ऐसा नहीं है कि यहां नहीं आएगा, गुजरात में अगर आपने देखा होगा भुज में बहुत ही भयंकर भूकंप एक बार आया था, तो ऐसा नहीं है कि यहां पर आएगा ही नहीं भूकंप आ सकता है, बट जो चांसेस हैं वो लेस रहेंगी एज कंपेयर टू जोन 4 और जोन 5। जोन 4 जोन 5 में ज्यादा भूकंप आएंगे एज कंपेयर टू जोन 3 और जोन 2। ठीक है, तो जोन 3 वाले हिस्से में आ गया महाराष्ट्र, गुजरात वाला हिस्सा, ये हमने देख लिया। अब बात कर देते हैं दोस्तों ऐसे हिस्से जो जोन 2 में आते हैं। तो जोन 2 में आपका मध्य प्रदेश वाला हिस्सा आ जाएगा, आपका पंजाब का कुछ रीजन जो है वो जोन 2 में आ जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश वाला हिस्सा जो है वो जोन 2 में आ जाएगा, और इसी के साथ साथ नीचे हमारे साउथन, जो भी हमारे साउथ के स्टेट्स हैं वो मोस्टली जो है वो जोन 3 में आपके आते हैं। यहाँ पर हमारे पास लक्षद्वीप आइलैंड वगैरह जो भी ये हिस्सा है, जो भी साउथ में जो बेसिकली जो हिस्से आएंगे वो मैक्सिमम आपके जोन 2 या जोन 3 में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर से हमारा 23 हाफ से इस तरीके से इक्वेटर जाएगा, तो इक्वेटर जाएगा तो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करेगा। तो आप देख सकते हैं नॉर्थन वाले हिस्से में जोन 2 में कितना कम रीजन है, और साउथन वाले हिस्से में मैक्सिमम रीजन जो है वो जोन 2 का है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो नॉर्थन स्टेट है हमारे वो ज्यादा प्रोन है भूकंप के आने के, और जो साउथन हिस्सा है वो बहुत कम प्रोन है भूकंप के आने के। ठीक है, और जो हिमालयन स्टेट्स हैं, जो हिमालयी राज्य जिनको हम कहते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रोन है भूकंप के आने के। और मोस्टली जो हिमालय, जो पहाड़ी राज्य जिनको हम कह सकते हैं, या हिमालय में जो स्टेट लोकेट करते हैं, वो जोन 4 और जोन 5 में रहते हैं, यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है कि वहां पर भूकंप आने की। और नीचे के हिस्से जोन 3 और जोन 2 में रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि जोन 3 और जोन 2 में भूकंप आएगा ही नहीं, आ सकता है भूकंप, इंटेंसिटी भी आई हो सकती है, लेकिन ऊपर हिमालयी राज्यों के मुकाबले कम आएगा वहां पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको ये वाला हिस्सा, गुजरात वाला हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर कुछ रेड भी आपको दिख रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ द अरावलीज, जो पर्वत हैं वो इधर पर अरावली पर्वत श्रृंखला जहां पर आपको देखने को मिलेगी, उधर भी थोड़ा जो जोन है वो रेड जोन में रहता है। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा
दोस्तों अबाउट द अर्थक्वेक। अब बात कर लेते हैं कि आखिर हम अर्थक्वेक और वॉल्केनोज को एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज सबसे मेन है कि आखिर अर्थक्वेक और वॉल्केनोज को हमने बुक में हमें साथ क्यों दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बोला भी था, तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने क्या बोला कि अर्थक्वेक के आने का कारण क्या है दोस्तों, इन टेक्टोनिक प्लेट्स का खिसक जाना, इन प्लेट्स का, जिनको कि टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, ये जब खिसकती हैं, इनका जब मूवमेंट होता है तो उसकी वजह से क्या आता है, भूकंप आता है। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स कहाँ होती हैं, हमारी क्रस्ट में होती हैं। अब मैं ले चलता हूं आपको थोड़ा सा पीछे, क्रस्ट मेंटल कोर यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, लेक्चर नंबर 26, जिसने नहीं देखा है जरूर से देख लेना। तो इसमें देखो दोस्तों, ये क्रस्ट वाला हिस्सा है जो कि जिसकी थिकनेस होती है 100 किलोमीटर तक। अब 100 किलोमीटर तक का जैसे ही ये हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मेंटल रहता है जिसमें कि हमारा लावा और मैग्मा, ठीक है, लावा और मैग्मा मोल्टन स्टेट में यहाँ पर रहते हैं। तो अब क्रस्ट में हमारी डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स होंगी दोस्तों। जैसे जैसे ये प्लेट्स खिसकेंगी तो यहाँ पर एक फॉल्ट, एक क्रैक यहाँ पर ये क्रिएट कर देंगे। अब वही क्रैक या वही जो फॉल्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है, उसके थ्रू जो ये लावा या मैग्मा है वो कहीं ना कहीं बाहर आने की कोशिश करेगा। और जैसे ही मूवमेंट ज्यादा होते जाएंगी, ज्यादा मूवमेंट अगर हो रहा है, एक बार अर्थक्वेक आया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, तो कहीं ना कहीं जो सरफेस होगा वो भी काफी वीक हो जाएगा, प्लेट्स का जो फॉल्ट होगा वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और कहीं ना कहीं जो ये लावा और मैग्मा है, यानी कि मेंटल वाले जो हमारा रीजन है, उससे जो लावा और मैग्मा है उसके बाहर आने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि ऊपर का सरफेस हमारा वीक हो चुका है। तो इसी से यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ज्वार भाटा, जिसको कि वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं, वो आता है। ठीक है, तो उसका कारण है फॉल्ट इन द टेक्टोनिक प्लेट्स। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक ज्यादा है तो वहां पर वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है। खासकर बात करता हूं जापान की, जापान सबसे ज्यादा प्रोन है अभी अर्थक्वेक के लिए, और जापान में ही आप देखेंगे सबसे ज्यादा इग्नियस रॉक्स देखने को मिलेंगी, जापान में ही सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे। बिकॉज अर्थक्वेक ज्यादा आता है, प्लेट ज्यादा हिलती हैं, फॉल्ट एंड क्रैक्स ज्यादा क्रिएट हुए हैं, तो वॉल्केनिक इरप्शन अपने आप आने की ज्यादा चांसेस, क्योंकि लावा और मैग्मा को स्पेस मिल जाएगा बाहर सरफेस में आने के लिए, क्योंकि सरफेस क्या हो गया है, वीक हो गया है। तो आई होप दोस्तों की चीज आपको क्लियर हो गई होगी अर्थक्वेक के बारे में भी, और किस तरीके से अर्थक्वेक का ज्यादा आना अफेक्ट करता है वॉल्केनिक इरप्शन को। तो यही था आज के इस वीडियो में के माध्यम से आपको समझाने का। तो आई होप चीज आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अगर आपको मेरा एफर्ट थोड़ा भी अच्छा लगा है, थोड़ा भी आपको लगता है कि चीजें आपको समझ में आई हैं, तो इस वीडियो को जरूर से आप लाइक कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोग देखते हैं और छोड़ देते हैं, बट आपको लाइक करना चाहिए अगर आपको पसंद आए वीडियोस, क्योंकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है और आपका रिस्पॉन्स भी पता चलता है इससे कि आप लोग कितना वीडियोस को देखते हैं और कितना वीडियोस का इंतजार करते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना जरूर से, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप अगर ऐसी ही और भी वीडियोस से रूबरू होना है। क्योंकि मैंने कहा कि ये चैनल हर एक गवर्नमेंट एग्जाम, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, क्योंकि लूसेंट बुक हम यहाँ पर कवर करा रहे हैं, तो लूसेंट बुक तो हर छोटे से छोटे एग्जाम से हर बड़े लेवल तक के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ता है, इस बुक को समझना पड़ता है, तो हम उसको कवर करवा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम सारे के सारे जितने भी एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट लेवल के, जिसमें कि जीके आती है, तो उसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ शेयर। बाकी की वीडियोस भी जरूर देखना। लेक्चर नंबर 1 से 28 तक हम पहुंच चुके हैं, और अभी मेरे ख्याल से 10 लेक्चर्स और आएंगे, बस इससे आगे बिल्कुल भी लेक्चर नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी फिजिकल ज्योग्राफी अभी खत्म होने वाली है। लगभग 3-4 लेक्चर्स के बाद हमारी फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो गया, हम इंडियन ज्योग्राफी की तरफ आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं 10 से 12 लेक्चर्स अभी और बनेंगे मैक्सिमम, इससे आगे लेक्चर्स नहीं बनने, और हमारा जो लूसेंट ज्योग्राफी का 20 आवर्स कोर्स है ये पूरी तरीके से फिर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आप शेयर कर सकते हैं। और अभी ये एंड स्क्रीन में आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें 1 से 10 तक वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ बगल में आपको एक हमारे चैनल का आइकन दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद, जय भारत।